सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि वाहन चलाते समय लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक व आईजी करनाल के दिशा निर्देशन पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालकों को पुष्प भेंट कर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, वहीं कार चलाते समय सीट बेल्ट का पहनना भी बेहद जरूरी है। ऐसे सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय फोन पर बात न करना, मेकअप करना, बाल संवारना आदि कार्य न करें। वाहनों पर नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर अवश्य लगवाएं। साथ ही सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं ताकि बच्चों को भी यातायात के नियमों के बारे में पता चल सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे। रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हम फर्स्ट टाइम डे वाइज करेंगे प्रोग्राम। फर्स्ट हम फूल से उनको वो करते हैं, सम्मानित करेंगे। जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं उनको प्यार से समझाएंगे। विदाउट सीट बेल्ट हैं उनको समझाएंगे कि भाई आप सीट बेल्ट पहना करो, विदाउट हेलमेट ना चले टू व्हीलर्स पे। और अगर उसमें चल रहे हैं, ठंड का टाइम है, तो रिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगाएं, टेप लगाएं पीछे, जिससे कि दूर से रिफ्लेक्ट करे गाड़ी और कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज फरीदाबाद के मानव रचना यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर किरण ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर अब अरुणाचल की सीमा पर चीन द्वारा बस्ती बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो वो सवाल से बचते हुए नजर आए। इस मौके पर क्रिकेटर सुरेश रैना, मोहम्मद शमी और सुशील पहलवान समेत अनेक खिलाड़ी मौजूद रहे। सर, फरीदाबाद आज पहुंचे हैं, खेल को प्रमोट करने की कोशिश है, क्या कहेंगे, किस तरह से खिलाड़ियों को उत्साहित किया? भाई माइक नीचे, इसको सामने रखो, इसको भी ले लो भाई, आगे लो सर, इसको भी सामने, इसको दो, मुझे दे दो सर, इसको भी रखो नीचे, ठीक है, इतने ज़्यादा पकड़े नहीं जाएंगे, चलो ठीक है। ये जो फरीदाबाद में अल्टीमेट खो खो के इस टाइटल के साथ राष्ट्रीय स्तर का जो कैंप यहाँ लॉन्च किया, भारत में ये पहली बार है कि एक भारतीय इंडिजिनस खेल, भारत के एक पारंपरिक खेल है खो खो, इसको इस स्तर तक ले गई है। हमने पिछले साल मान्यता दिया था खो खो को, पहली बार भारत का खेल होने के नाते हमने खो खो को ACTC में लाए। इसका मतलब अब खो खो को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय समर्थन भी हमारा खेल मंत्रालय से मिलेगा। उसी प्रकार हमने भारतीय खेल जैसे थंगथा है, कलरीपट्टू है, गटका है, योगासन है, तो इस तरह का मलखम बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत खेल है ये सब। तो भारतीय खेल को आगे हम लोग बढ़ाने का नरेंद्र मोदी जी का सरकार का जो प्रयास है, इससे भारत में खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया का जो नारा लगा करके आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़ावा मिलेगा। जवान हमारे छोटे छोटे बच्चों को खेलने का प्रेरणा मिलेगी इससे, और समर्थन भी मिलेंगे, और हम विश्व चैंपियन भी क्रिएट कर सकते हैं। सर, खेलों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अरुणाचल सीमा पर चीन ने बस्तियां बसा ली हैं। वो राजनीतिक मुद्दा है, वो उसका अलग से बोलेंगे। बल्लभगढ़ में सरेआम
दौरान गोली मारकर निकिता हत्याकांड मामले में अदालत ने भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है। निकिता के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी। निकिता का परिवार इन दिनों सरकार से बेहद नाराज चल रहा है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन 3 मांगों को मानने से इनकार कर रही है। आज परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक जिस समय हत्या हुई थी, उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने भी तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। परिवार ने सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब महापंचायत के माध्यम से इस प्रकरण में क्या किया जाना है, इस पर रूपरेखा बनाई जाएगी। क्योंकि आप मामा हैं, उनके वकील हैं, और आज कृष्णपाल गुर्जर से मिलने की बात हुई थी, क्या रहा, थोड़ा सा खुलकर बताइए। हमें 15/1/2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। कि मैं और मेरे रिश्तेदार नितिका के फादर, मदर, भाई और हमारे साथ और हमारे खेमी सरपंच वीरेंद्र गौड़ जी और महिपाल सरपंच DK सिंह, हम 10-12 आदमी मिलने के लिए हरियाणा भवन गए थे। जब हमारे हरियाणा भवन पहुँचे तो हमारे से आध घंटे पहले ही हमारी 3 मांग थी उनसे। जब से नितिका का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी 3 मांग थी मेन। एक तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और जो महाविद्यालय बनना सेक्टर 2 में उसके नाम से रखा जाए और आर्थिक मदद दी जाए, और चौथी मांग जो बच्चों के साथ जो केस रजिस्टर हुआ उसको वापस लिया जाए। तो हमारे से पहुंचने से आध घंटे पहले सीएम साहब ने और मूलचंद मंत्री जी ने पहले कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी जो सेक्टर 2 में महाविद्यालय बनना वो सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। दूसरा फिर हम सीएम साहब के अंदर गए, मिले तो सीएम साहब ने कहा हमसे कि सरकारी नौकरी हम दे नहीं सकते। मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी पहले दे चुके, कहाँ पे दे चुके। मैं सुनपेड़ कांड में आपने जितेंद्र को नौकरी गजट नोटिफिकेशन दे रखा, मेरे पास RTI की उसकी नकल है, मैं आपको वो पहले हमारे को नकल दे देना, मंत्री जी को सुबह नकल दे देना। तो वहाँ से फिर उन्होंने आर्थिक मदद के लिए हमें कुछ नहीं कहा। तो हमारी जो 3 मांग थी वो में से एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। हम निराश होके हम सभी नीचे आ गए और अपने घर फिर मंत्री जी का फ़ोन आया कृष्णपाल जी का कि मेरी सीएम साहब से बात हुई है कि उनके नितिका तोमर के भाई को हम उस कॉरपोरेशन में जेई लगवा देते हैं टेम्परेरी बेस पे, बाद में कुछ दिन बाद कोई निकालेगा नहीं, बाद में परमानेंट कर देंगे। वो एक खाली छलावा हमें बहकाने के लिए ही कहा गया था। तो उसके लिए फिर मैंने कहा उनसे मंत्री जी से, मैं कि जी हम सुबह आके आपसे मिलेंगे, मैं परिवार वालों से पूछ लूँ वो इस सर्विस को मंजूर करें या ना करें। अब हम सभी उनसे मिलने के लिए आए थे, हमसे कहा था आप आ जाना 10 बजे। हम पहुँच गए यहाँ पर और हमने वो जो गजट नोटिफिकेशन जो जितेंद्र को दे रखा है तो वो हमने उनकी कॉपी दे दी और आपके सामने जो उन्होंने हमसे जो बात की उनके बाद में मैं घोषणा करूँगा। जो वकील साहब चाहे मुख्यमंत्री और कृष्णपाल गुर्जर से देखो, फिलहाल तो हम संतुष्ट है नहीं। हरियाणा सरकार ने हमारे साथ जो हमें बहका के रखा 2-3 महीने से कि हम आपकी मांगों को पूरी करेंगे, तो हमारी तीनों में से कोई मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हमारे साथ तो धोखा हुआ है और आगे की हमारी जो भी नीति का मंच जो बनाया न्याय दिलाने के लिए वो मीटिंग होगी, जैसा भी सब हमारे भाई लोग जो भी सर्व समाज के जो है लोग अपने बैठ के फैसला करेंगे आगे की हमारी रणनीति क्या करनी है। धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे बस की होगा हम वो करेंगे। ये मीटिंग चलती ही रहेंगी या कुछ होना भी है ना? अब हमें सरकार से हमारा विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि हमें कोई अनाउंसमेंट हमारे लिए कोई की नहीं गई। जब अनाउंसमेंट ना की गई तो हम विश्वास क्या करें? विश्वास हमें अब नहीं है। क्या रणनीति रहने वाली है? अब रणनीति ये कि हमारी जो सर्व समाज इकट्ठा होकर पंचायत करेगा उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे हमने क्या क्या कदम उठाने हैं। ठीक है। मेरा नाम मूलचंद तोमर है, मैं निकिता तोमर का पिता हूँ। आप कल सीएम साहब से मिले और कृष्णपाल गुर्जर जी से मिले हैं, कितने आपको लगता है क्या कुछ न्याय की तरफ बढ़ रहा है कोई कदम? सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था
और गुजर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया। और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना, और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर कांग्रेस का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस लाने के लिए किसानों के माध्यम से प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक गुरुनाम सिंह चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। दिखाई दे रहा ये नजारा है फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय का, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कांग्रेस का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा की माने तो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के भले के लिए ये तीनों कानून बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है और कथित किसान नेताओं के माध्यम से प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री लगातार किसानों और देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या उन्होंने मैनिफेस्टो में झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कानून लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में बहुत से लोग राजनीतिक हैं, लेकिन अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। सेक्टर 12 पहुंचे हैं, पुतला फूंका है, क्या है सारा मुद्दा? आज हमने कांग्रेस का पुतला फूंका है, क्योंकि कांग्रेस भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके उसको आंदोलन करा रही है। देखिए 500 से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में किसानों के संगठन हैं और पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। उन भोले भालों किसानों को बहका कर भटका कर और जो राजनीति में हताश और निराश लोग हो चुके हैं उनको साथ लेकर और उनके माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने चाह रही है। कल ही आपने देखा जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो किसान यूनियन के सो कॉल्ड नेता, जिन पर आरोप लगाया, अखबारों में छपी भी 10 करोड़ रुपये लेकर हरियाणा की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। वो कभी सुरदेवाला से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे और उनकी यूनियन ने भी उनको इस बात का यूनियन के उससे प्लेटफार्म से भी बाहर करने की बात करी और उनको जो मीटिंग्स में लाने के लिए बात करी, परंतु उस समय गुरुनाम सिंह चूनी ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तो ये केवल किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है और कांग्रेस उस पर अमली जामा पहना रही है और कांग्रेस फंडिंग कर रही है। तो इसलिए हमने कहा भाई कांग्रेस, ये किसान भोले भाले किसानों को गुमराह मत करो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसे जिसने किसान की आय को दुगना करने के लिए जब से 2014 में शपथ लिए तब से उनका यही था कि गांव गरीब किसान का हम दुख दर्द दूर करेंगे। गरीब का दुख दर्द उन्होंने काफ़ी हद तक दर्द को दूर किया है और वो किसान के दर्द को दूर करना चाह रहे हैं और उसमें कांग्रेस इसमें रोड़ा बना रही है, किसानों का ना वो भला करना चाहती है। बॉर्डर पे जो लोग या तो राहुल गांधी उस बात को बताएं कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम किसान जो कृषि कानून जो किसान सुधार है उन पर लागू करेंगे और उनको किसान को फ्री हैंड छोड़ेंगे, भी अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। बॉर्डर पे जो लोग स्थित हैं वो किसान हैं, क्या मानना है आपका, कौन है? देखिए उसमें किसान हैं, किसान वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो कांग्रेस पार्टियों से दूसरे अन्य दलों से वो उसमें इकट्ठे हुए हैं। ये पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि जब किसान हरियाणा किसान यूनियन के नेता अलग अलग रूप से अलग अलग नेताओं से गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे और न जाने कितने लोग उसमें कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव नाम के एक को अपना आपको किसान नेता कह रहे हैं, वो कभी JNU में अपने बच्चों की फीस माफ़ी कराने पहुँचते हैं, कभी CA के विरोध में उसके समर्थन उसमें पहुँचते हैं, तो कभी आतंकवादियों को छुड़वाने की बात करते हैं। वो आज किसान नेता बन रहे हैं इस बात के लिए। केवल जो हताश निराश हैं, जो अपने राजनीतिक भूमि खो चुके हैं, तो किसान के कंधे पर लाकर उसको अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु देश की जनता जान चुकी है ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये आंदोलन है, ये कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित आंदोलन है।
जो सरकार को पता नहीं पा रहे, जबकि वर्ल्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ऑरा, कोरोना जैसे इसमें जो महामारी हुई है उसमें भी वैक्सीन बनाकर वर्ल्ड में अपने आप को भारत को स्थापित किया है। ऐसे विकास की गंगा जो बह रही है भारत में, उसको रोकना चाहते हैं और किसान का जो भला होना जो चाहिए उसको ये रोकना चाहते हैं। 26 जनवरी को लेकर ये किसान कह रहे हैं रैली निकालेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान रैली ये सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, जो लैंड ऑर्डर की जैसी स्थिति होगी वो बात करेंगे। ये राष्ट्रीय पर्व है, मैं तो कहता हूँ इस पर राष्ट्रीय पर्व में हमको सबको एकजुट रहना चाहिए। किसान भी हमारे भाई हैं, परंतु गुमराह ना हो और राष्ट्रीय पर्व को हम राष्ट्रीयता के हिसाब से ही उसको मनाएं कि देश की एकता अखंडता पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम सबका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, जो नेशनल पर्व है उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए और जैसी सरकार द्वारा जैसी जो योजना बनती। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के 100 फुट रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा हट के पास एक दुकान मालिक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और पुलिस को सूचना कर दी गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल का है, जहां पर एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया। परिजनों की माने तो घायल की दुकान बल्लभगढ़ सॉफ्ट रोड जी पार्क के पास, जहां पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने दुकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर की माने तो एक युवक उनके पास घायल अवस्था में पहुंचा है, जिस पर लगभग चाकू से 2 बार उसके पैर पर वार किए गए हैं। घायल का इलाज कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस को भी सूचित किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस की तरफ से कार्यवाही जारी है। नाम भाई आपका? मेरा नाम कुलदीप। आप कुलदीप के क्या लगते हैं जिसके चाकू लगे? वो मैं उसका भतीजा हूँ। भतीजे हो? हाँ जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये हमारे चाचा लगते हैं, वो अपने शॉप पे काम कर रहे थे और कुछ लड़के आए। कहाँ है शॉप उनकी? उनकी 100 फुट रोड के कोने पे जी। हाँ जी। 2-3 लड़के आए और उनके पैर में चाकू वगैरह मार के और वहाँ से फरार हो गए। किस लिए मारे थे चाकू? ये अज्ञात बंदे थे, हमें नहीं पता, जानकारी नहीं मिली। जानकारी नहीं है। वो डोमिनोज के पीछे रहता है, जिसका नाम लखन बताया गया है, वो जिसने चाकू मारा है। हाँ जी। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी, पुलिस आई है, यहीं पे ही है, पुलिस ने सूचना दी है, पुलिस है हमारे साथ। चाकूबाजी की घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कोई कुलदीप है, सन ऑफ मोतीलाल, आजाद नगर। तो इसका डोमिनोज के आसपास ही इसकी दुकान है। दुकान पे आके कोई दादा हथियार से शायद इसको कुछ चोटें लगी हैं, जिसका मेडिकल हमारे पहले वाले जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने काट दिया है और बाकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने आके बयान भी ले लिया है। चाकू के कितने वार किए गए? जहाँ तक मेरे को लगता है 2 वार गए, बाकी MLC मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को क्या था 2 चाकू के वार किए। जीवन बचाओ मुहिम के तहत अपना ब्लड बैंक पिछले लंबे समय से थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आज एक कैंसर मरीज के लिए अपना ब्लड बैंक के सहयोग से अर्जित काल्टा द्वारा प्लेटलेट दान की गई। साथ ही अपना ब्लड बैंक इस मरीज को हर 7 दिन में 3 बार रक्त भी उपलब्ध करवाता है, जिसे लेकर मरीज के परिजनों ने अपना ब्लड बैंक और डॉक्टर प्रशांत का धन्यवाद किया और लोगों के जीवन को बचाने के लिए लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज एक बार फिर प्लेटलेट दानदाता अर्जित कालड़ा द्वारा एक कैंसर मरीज के लिए अपना ब्लड बैंक के सहयोग से प्लेटलेट दान की गई। दरअसल मेवात के नूहू के रहने वाले एक मरीज को हर 7 दिन में 3 बार ब्लड की जरूरत होती है और ये ब्लड समय पर नहीं दिया गया तो मरीज को जान का खतरा बन जाता है। इस मरीज को पहले बेहद परेशानियां हो रही थी, लेकिन अपना ब्लड बैंक के सहयोग के बाद अब इस मरीज को ब्लड से संबंधित कोई दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन आज इस मरीज को प्लेटलेट की तुरंत प्रभाव से जरूरत पड़ी, लेकिन प्लेटलेट उपलब्ध नहीं थी। तभी डॉक्टर प्रशांत की कोशिशों के बाद समाजसेवी अर्जित कालड़ा को प्लेटलेट दान करने के लिए कहा गया। अर्जित कालड़ा द्वारा तुरंत प्रभाव से मरीज की मदद के लिए प्लेटलेट दान की गई, जिसके बाद मरीज का जीवन बचाया गया। इस संबंध में जब मरीज के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर प्रशांत और अपना ब्लड बैंक की तरफ से मिल रहे सहयोग के बाद आज उनके मरीज का जीवन सुरक्षित हो पाया है। प्लेटलेट दानदाता समाजसेवी अर्जित कालड़ा ने बताया कि हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मानव होने के नाते दूसरे मानव की सेवा की जाए, उसकी विपरीत परिस्थितियों में उसकी मदद की जाए। अपना ब्लड बैंक आज लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।
लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। ऐसे में सभी को रक्तदान करना चाहिए। अपना ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो जन साधारण के सहयोग से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सभी जागरूक लोगों को अपना ब्लड दान करना चाहिए, जिससे किसी जरूरतमंद या फिर किसी के जीवन की रक्षा की जा सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत कालरा। कलर आज आपने प्लेटलेट डोनेट किया, क्या पर्पज़ है, किस लिए प्लेटलेट डोनेट करनी पड़ती है? प्लेटलेट डोनेट मैं रेगुलर करता रहता हूँ। प्लेटलेट किसी को ज़रूरत है तो किसी की लाइफ बच जाए, इससे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सबको प्लेटलेट जब भी किसी को अगर ज़रूरत होती है और कोई दे सकता है तो उसे ज़रूर देने चाहिए, और इससे कोई भी शरीर पे कोई भी परेशानी नहीं आती, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। और ये हम हर 15-20 दिन में भी प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं और रक्तदान भी करते रहना चाहिए। लेकिन प्लेटलेट का अपना ही अनुभव होता है और उससे लाइफ सेविंग में ज़्यादा काम होता है। तो आज आपने कहाँ प्लेटलेट डोनेट किए हैं? आज मैंने अपना ब्लड बैंक में प्लेटलेट डोनेट करे। तो प्लेटलेट डोनेट करने से आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें आई हो, किसी तरह के आपके शरीर में किसी तरह की दिक्कतें महसूस हो रही हो? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज भी अब तक ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। लोगों को कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूं कि अगर हमारे प्लेटलेट डोनेट से या ब्लड डोनेट करने से किसी की जीवन बचता है तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए और रेगुलर करते रहना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी और मैं नूह से आया हूँ। तो मनोज जी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत किस लिए पड़ी, किसके लिए पड़ी है और कहाँ से लेने आए? ऐसा है सर, मेरा भाई है, छोटा भाई है, तो इसको प्लास्टिक एनीमिया बोन मेरो की बीमारी है जी, जिसमें हर हफ्ते इसको लगता है। तो जल्दी से प्लेटलेट ब्लड मिल भी जाता है। प्लेटलेट बहुत मुश्किल से मिलती है, डोनर बहुत कम मिलते हैं इसके सर, सही बात। और हमारा पूरा परिवार ब्लड दे चुका है इसके लिए, तो हमने यहाँ पे संपर्क किया अपना ब्लड बैंक से, तो इन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करवाया और यहाँ सैंपल और वो मैं लेकर आया। तो इनकी जो पहल है उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी इनसे, ये हमारे सब कर रहे हैं। अपना ब्लड बैंक वालों ने हमें सहयोग दिया और ये करीब मैं 3 महीने से लेकर जा रहा हूँ। तो अभी तक दिक्कतें नहीं आई कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है। जब तक वो जिंदा है, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं ना जी, और मोटरसाइकिल चल रही है, ऐसे ही उसके साथ हो रहा है मेरे पेशेंट के साथ, सही बात ये है। तो यानी कि अब डॉक्टर प्रशांत का सहयोग आपको ठीक मिल रहा है? बहुत अच्छा है जी। और जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, कई बार मैं रात में भी ले गया हूँ 10 बजे भी आके, तो हमें पता नहीं था पहले, तो बड़ी मुश्किल से कहीं से हमें नंबर मिला। डॉक्टर प्रशांत जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारा सहयोग भी करा। रात में 10 बजे भी ले गए इनसे हम। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो रक्तदान को लेकर लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखो जी, रक्तदान लोग करें, अच्छा है। जैसे मेरा पेशेंट है, ऐसे और पेशेंट को भी जरूरत होगी, यानी कि करना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज हमारे पास एक प्लेटलेट की डिमांड आई है। काफ़ी 2-3 महीने से ये पेशेंट परेशान है, इसके अंदर खून नहीं बन रहा और जब तक इसको खून दिया जा रहा है तब तक ये जिंदा है। इस मरीज़ को रूटीन में हमारे पास से AB पॉजिटिव RBCs चले जाते हैं। RBCs की हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्लेटलेट की आज जैसे जो है हमें रिक्वायरमेंट हुई। छोटे पाउच हमारे जो ब्लड डोनेशन कैंप से अरेंज होते हैं वो हमने दिए, लेकिन अभी रिसेंटली इसको इससे भी पूर्ति हुई नहीं है, तो उसकी रिक्वेस्ट आई थी कल के भी, डॉक्टर साहब हमें बड़ा पाउच प्लेटलेट का चाहिए, जिसे SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। तो हमने अपने साथी अजनीत काला जी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ध्यान देते हुए हमें हामी भरी। हमने इनका और अजनीत जी का ब्लड मैच कराया है। उसके दोनों का मैच होने के बाद हमने अजनीत जी से रिक्वेस्ट करके उनसे प्लेटलेट दान लिया है, ताकि इस प्लास्टिक एनीमिया रोगी की जान बच सके। डॉक्टर साहब, पेशेंट के परिजनों ने जैसा बताया कि पिछले लंबे समय से आपसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में और भी पेशेंट्स आपसे जुड़े हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लोगों का मोटिवेट होना, जागरूक होना बेहद ज़रूरी है जी। तो कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप अपना ब्लड बैंक में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। आप जो है उसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
आप जो मेरे मोबाइल नंबर पे जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं अपने ब्लड ग्रुप के साथ में। और हमने इस तरीके का एक ग्रुप भी बना रखा है जो कि समय समय पे जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें जो है लोगों को सूचित करते हैं कि आज इस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर आयोजित करें जहाँ पे उस चीज़ के लिए हमें लोगों से डिमांड ना करनी पड़े, लेकिन लोग बढ़ चढ़ करके उसमें अपना हिस्सा दें और योगदान दें ताकि जो है इस तरीके की कमियाँ कम से कम रहें। लेकिन सिंगल डोनर प्लेटलेट जो इस समय पे दिया जा रहा है उसके लिए हमें डोनर की हर एक व्यक्ति से आवश्यकता होती है। और आज अजीत काड़ा जी ने अपनी इस जीवन बचाओ मुहिम में अपनी आहुति दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो रक्तदाता होता है तो ब्लड जब हम सैंपल चेक करवाते हैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जी। तो ऐसे में जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उस समय आप लोग जांच करते हैं उसकी? हाँ, जब डोनेट करते हैं कोई भी व्यक्ति और उसकी हम जो है उसकी पूरी जांच करते हैं कि ताकि चढ़ने वाले जो रेसिपिएंट है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसकी पूरी जांच करने के बाद ही वो इशू किया जाता है। तो वो जो जांच की रिपोर्ट होती है वो ब्लड डोनर तक पहुंचती है? हाँ जी, हाँ जी, जो भी ब्लड डोनर है उसका मोबाइल नंबर हमारे पास फीड होता है। तो जब हम पूरी जांच कर लेते हैं तो उसके पास SMS द्वारा उसका ब्लड ग्रुप और उसकी जांच की रिपोर्ट उसके पास पहुंचती है। तो ये तो बेनिफिट हुआ उसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, उसको बेनिफिट हर तरीके का है। डोनर बनना है, यही एक अब हमारे को लोगों को जागरूक करना है। बेनिफिट उसको हर तरीके का रहता है। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 48वें दिन भी कड़कती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही प्रतिदिन चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल भी 1 महीने का समय पूरा हो गया है। 30वें दिन की भूख हड़ताल में उड़ीसा के 11 किसान बैठे। किसान व नेताओं ने कहा कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक उनका ये आंदोलन तेज गति के साथ निरंतर जारी रहेगा। नए कृषि विधेयकों को लेकर के सरकार व किसान नेताओं के बीच 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने व MSP पर लिखित में कानून बनवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कड़कड़ाती सर्दी के साथ शीतलहर भी किसानों के हौसलों को कम नहीं कर पा रही है। किसान संगठन से जुड़े हुए किसान KP सिंह का कहना है कि सरकार की सोच व किसानों की मांग में काफी अंतर रहा है, लेकिन गत 15 जनवरी को किसानों के साथ सरकार की जो वार्ता हुई थी उसमें देखा गया कि जो अतिथि हैं यानी किसान पहले जा रहा है और जिसने बुलाया है यानी कि सरकार ने, उनके व्यक्ति पीछे आ रहे हैं। सरकार के जो मंत्री थे वे बैठक में 13 मिनट देरी से पहुंचे, जबकि किसान देरी से जा सकता था क्योंकि किसानों को सरकार ने बुलाया था। इसलिए सरकार की जो मंशा थी वो साफ जाहिर हो रही थी। इनकी मंशा नहीं है कि किसानों की बात मानी जाए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर के किसानों की स्पष्ट तैयारी है, वो काफी संख्या में दिल्ली में दाखिल होंगे और ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने कहा कि यह हमारा किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं। देखो, बात तो ये है कि जो सरकार है, अब तक हम भी सोचते थे कि सरकार में और किसानों के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहा है, लेकिन जो 15 जनवरी की मीटिंग थी उसमें हमने देखा कि जो अतिथि है वो पहले जा रहा है और जिसने बुलाया वो बाद में आ रहा है। हमारे जो मंत्री महोदय थे वो 13 मिनट लेट आए थे, जबकि हम लेट जा सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। तो इससे उनकी जो मंशा थी वो साफ जाहिर हो रही थी कि इनकी मंशा नहीं है हमारी बात को मानने की। 26 तारीख को लेकर क्या तैयारी है? 26 तारीख को लेकर हम लोगों की स्पष्ट तैयारी है। हम दिल्ली में एंट्री करेंगे और दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उसके लिए चाहे जो भी हो, वो सरकार के मामले में। कल जो वार्ता होने वाली है, क्या कोई संभावना है? नहीं, हम तो आस करते हैं। हम तो ये आस करते हैं कि सरकार को हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, उन्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे और गणतंत्र दिवस पर ऐसा कार्य हो कि जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में विख्यात हो कि किसानों के आंदोलन, किसानों की बातों को प्रधानमंत्री महोदय ने माना और ऐसा कार्य किया कि जो कि गणतंत्र दिवस पर होना चाहिए था। आज एक बैठक भी है किसानों की दिल्ली सरकार के, दिल्ली पुलिस के साथ में, कि जो रिंग रोड को लेके रिंग रोड दे दिया जाए, इस बारे में क्या जो वहाँ पर बैठक कर रहे हैं किसान नेता या किसान प्रतिनिधि, उन पर हमें संपूर्ण भरोसा, जो भी वो फैसला लेंगे वो हमारे लिए मान्य है। सरकार द्वारा दी जा रही बुढ़ापा
बुढ़ापा, विधवा व विकलांग पेंशन गांव सुजवाड़ी में पिछले 6 माह से नहीं मिल रही है। गांव के लोग पेंशन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। किसी के घर का खर्चा इस पेंशन से चल रहा है तो कोई इतना बुजुर्ग है कि लाठी के सहारे से भी नहीं चल पा रहा और वो दूर दूर तक भटकने को मजबूर हो रहे हैं। जिला हेडक्वार्टर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव सुजवाड़ी के बूढ़े, विधवा और विकलांग अपनी पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। पेंशन पाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा दर नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए हों, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार व जिला प्रशासन पर आरोप है कि उन्हें पिछले करीब 6 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि पेंशन को लेकर के वो डीसी व क्षेत्र के विधायक दीपक मंगला से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गांव में ऐसे 55 लोग हैं जो अपनी पेंशन पाने के लिए भटक रहे हैं। महिला राजवती ने बताया कि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा दी जा रही इस पेंशन से ही उनके घर का चूल्हा जलता है। अब वो गांव के दूसरे लोगों से मदद मांगकर अपना गुजारा कर रही हैं। गांव की पूर्व सरपंच कौशल्या ने बताया कि गांव में कुछ लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, जिसके कारण पेंशन धारक काफी परेशानी झेल रहे हैं। जहां भी हो वो अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, वहां सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम बाबा आपका? गंगाराम। किस तरह की परेशानी आ रही है बाबा गाँव में? ये परेशानी है जो आपके साथ रखी जा रही है कि कई बार डीसी ऑफिस में चले गए, मंगला जी के वहाँ चले गए, कोई सुनवाई है ना कहीं। ये कह देते भाई अब की बार आ जाएगी, अब की बार आ जाएगी। अब की बार जो पिछली बार जो गए, अब ये सुनाई देगी जो पेंशन आ रही है ना, अभी तक किसी की नहीं आई, अब आने वाली है। अब पता लगा कि आवेगी जन नहीं आवेगी, सारे गाँव की इकट्ठी जो आती है। अब यही परेशानी है कि जो पेंशन हमारे टाइम पे मिली जाए, चाहे सारे घोड़ी में आओ, चाहे बल्लमगढ़ में आओ, कहीं भी आओ, हमें टाइम पे घर मिली चाहिए। हमारे खाते में हमें कोई मतलब ना कहीं। हमारे विधायक और डीसी से मिले थे आप? डीसी के पास भी गए, हम तो ना जाने थे, बाहर बैठे रहेंगे 2-3 आदमी सारे मत जाओ। 2 आदमी गए डीसी का। तो विधायक के पास गए थे? विधायक के पास भी गए। विधायक कभी एक बार मिला हो, एक बार कह लो से बात कर लो, दूसरी बार फिर कहीं पहले चलोगे। क्या विधायक ने कहा सीओ से बात कर लो मेरे से? नहीं, उसने अपने आदमी को भेजा। अब की बार जब गए ना, अपना आदमी भेजा उन्होंने डीसी ऑफिस में, जाओ इनके जाओ बस जाओ। जब उन्हें कहा कि इस महीने तुम्हारी अब देखो 2 दिन में 4 दिन में, आज सोमवार है, अब आएगी तब पता। पेंशन ना आने की वजह से किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? यही परेशानी, पेंशन ना आने की क्यों नहीं मिली? सारी अपने गाँव में आई तो हमारी क्या परेशानी, मतलब ये परेशानी। कितने लोग हैं आपके गांव में? ऐसे 55 लोग हैं। 55 लोग हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं? महिला भी है। मेरा राजवती है। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी क्या है, पेंशन ना आ रही, 6 महीना है। 6 महीने से पेंशन नहीं मेरा ना कोई मेरा। फिर सरपंच से मिले हो आप? हाँ, सभी मिले हैं सरपंच से, तो कोई एक दिन नहीं थोड़ा में सभी मिले। कितने दिनों से परेशानी आ रही है? परेशानी है 6 महीना है। किस किस से मिल चुके हैं उसको लेकर? काई भी ना मिली 6 महीना। हाँ, क्या नाम है जी आपका? कौशल्या नाम है जी। कौशल्या नाम। हाँ, पूर्व में सरपंच हो आप? हाँ जी, सरपंच है। पहले क्या परेशानी आ रही है गाँव में? ये परेशानी आ रही है कि ये इस गाँव की विधवा वीरवानी 25-30 इनके लिए पेंशन नहीं आ रही है। और हमें 2-3 दफ़ा हम वहाँ भी मिले आए हैं, विधायक में भी आए हैं। बेचारी बहुत 5 महीना लग रहा है। अच्छा, विधायक से मिले थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उन्हें ये कही आ जाएगी, इस महीने में आ जाएगी, अगले में आ जाएगी। ऐसी बुढ़िया जिनके कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, तो विधवा ये सब। कब मिले थे आप विधायक से? ये इन्हें महीना हो गए, फिर पहले महीना में गए हैं, ये इन्हें हो गए 2 महीना। अच्छा, डीसी से मिले हो आप? डीसी से गई है, कौन से गई है, रुआ विधायक से गए हैं, मंगला के साथ। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही आपको? कोई सुनवाई ना हो रही, ऐसे ही कह रहे हैं आ जाएगी, अब चाय पानी पिला के भेज दे, आ जाए। फिर आगे क्या करोगे आप? जैसे अब कोई सुनवाई नहीं। इनकी बेचारी की पेंशन आनी चाहिए। हम तो न्यू कहीं की सेवादारी हुई है, इन महीना बोली से यू महीना आ रहा है। अब कल पर 20 तारीख है, इसी में कही जाए। क्या कोई पता क्या कारण है, किस वजह से जो पेंशन नहीं आ पा रही है? वो यो कारण कही है, जो जब मैं कोई आदमी है ना, वो जो इनको ठेकेदार है बैंक वालों, तो जो दूसरा आदमी का काम कोई नहीं कह रहा, सरपंच के धोरा जाओ वो दिवाए वो पेंशन। इनने न्यू कहा जी हम ना जाएंगे किसी के पास, जो हमें सरपंच होगा तो इसीलिए तो होगा, तो गाँव की जो
देखभाल करने की इसकी पेंशन आ रही किसकी ना आ रही है। हाँ, यही तो बात करी जाएगी है? क्या नाम है जी आपका? किशोरी लाल। किशोरी लाल, कहाँ के रहने वाले हैं? सुजवाड़ी का। सुजवाड़ी के। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है 6 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही, वृद्ध पेंशन। किसी अधिकारी से मिले उसको लेकर? बिल्कुल मिले जी, विधायक साहब से मिले हैं, डीसी साहब से 2 बार मिल लिए और सीएम विंडो में हमने एप्लीकेशन दे दी कई बार, कोई सुनाई नहीं है। क्या कहते हैं जब अधिकारियों से या विधायक से मिलते हो? कहते हैं पेंशन आ जाएगी, पेंशन आ जाएगी, और बड़े बूढ़े हम बीमार वैसे नहीं, हमें कुछ खर्चा पानी थोड़ा बहुत दवाई गोली के लिए जरूरत पड़ती रहे, अब कहाँ तक हम करें, भाग दौड़ के अपने घर बैठे हैं, कोई सुनाई ना है हमारी। कितने महीने की पेंशन कितने महीने से नहीं आई आपकी? 6 महीना आई, 6 महीना पूरे हो गए। 6 महीने? हाँ जी। तो कब 6 महीने से अधिकारियों का चक्कर लगा? हाँ जी, हर महीना वाइज के हमारे पास वो डिटेल भी है, डीसी साहब के पास भी काफी गई है। अच्छा, सीएम विंडो पर शिकायत कब लगाई थी आपने? 1 साल पहले। 1 साल पहले लगाई थी सीएम विंडो पर? खाता बदलवाने के लिए, जो हमें दिक्कत यही आ रही है बार बार, जो कभी 2 महीना में आती है, कभी 3 महीने में आती है, हम सीएम विंडो पर बार बार यही एप्लीकेशन दी। गाँव का सरपंच कौन है? गाँव का सरपंच ऊषा। तो फिर उनसे मिले और उनसे कहा है कभी? उनसे ये कहते हैं हमारा पेंशन से कोई मतलब नहीं है। कोई पेंशन से मतलब नहीं है? हाँ। पढ़ी लिखी पंचायत जो पिछली बार सरकार ने चुनी थी, वो इसलिए चुनी थी कि जो सरपंच बनेगा वो झिझक नहीं रहेगा, और जो गांव के काम है किसी भी तरह के अधिकारियों से भी करवाने हैं, तो क्या लगता है पढ़ी लिखी पंचायत जो सरकार की तरफ से बनाएगी ये ठीक है? देखो, पढ़ी लिखी तो ठीक है, पर कोई इस्तेमाल करे पढ़ाई तभी तो, अब अपने सरपंच के तो अपने पेट ना भरे, सीधी बात है। अच्छा, ये कह दिया भाई आप, सरपंच ने कहा है भी हमारा पेंशन से कोई लेना देना नहीं। सरपंच कह रहे हमारा पेंशन से कोई वास्ता नहीं है, ये पेंशन विभाग अलग है, पेंशन विभाग अलग है, वो पेंशन वाले जाने। गया वो भी लेके गए, उसको भी हम 1-2 बार गए हैं, अब लास्ट में लेके गए, अब उसकी भी कोई बात ना सुनाई। अच्छा, सरपंच की भी नहीं सुनते? नहीं सुनी, क्योंकि वो कहते हम क्या करें, सरकार पेंशन नहीं डाल रही। सरकार नहीं डाल रही पेंशन? कौन कहता है? डाल रही, और हम कहाँ से पेंशन दे दें? अच्छा, कौन कहता है? ये पेंशन विभाग वाले जो इसी कहते हैं, हम 114 नंबर कमरा वहाँ गए हैं, और फिर इनका हमारा एक टेंडर छूटा हुआ है, सरकार ने पता नहीं क्या घपला कर रखा हमारे साथ, क्योंकि उनके ही आदमी हैं, उन्होंने अपने आदमी लगा रखे हुए ठेकेदार बनाए हुए हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी पेंशन मिले ना मिले, वो ठेकेदार का कमीशन तो मिलना ही मिलना है, हमें 2 महीना में दे, 3 महीना में दे, 1 महीना में दे, मनमर्जी से कर रहा है अपने काम। और ठेकेदार का नाम है विकास शर्मा। किस तरह का ठेकेदार, किसकी बात कर रहे हैं? पेंशन का। पेंशन का? हाँ जी, हमारे गांव के खाते 2 जगह हैं, हमारा उसे टेंडर दे रखा, कहते हैं वे 5 साल का टेंडर उस पे है, 5 साल तक कुछ नहीं होगा। हम सीएम विंडो में गए तब भी हमें यही बात नहीं। अब आप पेंशन आपके घर बैठे आती है, बैंक से निकालने के लिए जाते हो? हमारे पहले तो जैसा था घर बैठे, फिर हमको दे गया वो ठेकेदार ने पहुंचा दिया ATM। किसी की ATM चलाते हैं, कोई अपने आधार कार्ड से निकलवाता है। अब दुखी है गांव पेंशन से, गांव पेंशन से दुखी है, परेशान है खूब। ATM वाले जो हैं हमारे गांव के जितने भी ATM वाले हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई है, बाकी घोड़ी के खाते हैं हमारे गांव में ब्रांच है, उसमें पेंशन बड़ी प्यार से मिल रही है, हर महीना आ रही है। और ये हमारे 55 आदमी हैं, 55 आदमी परेशान है। क्या मांग करना चाहते हो? मांग ये, हमारा पहली बात तो हमारा खाता घोड़ी गांव में आना चाहिए, और फिर पेंशन मिलनी चाहिए हमारी 6 महीना की। पिछली जो रही है अब तक की 6 महीना हो गए, हमारी 6 महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। भैया किशोरी उनने भी तो मैं जी आपका? धर्मवीर। अब क्या परेशानी आ रही है? पिछली साल 2 महीने की पेंशन एक दफे निकाल ली मेरी, उससे बाद में बैलेंस पड़ा था 500 रुपये फिर निकाल ली मेरी। मैंने रिपोर्ट भी करी वाक नाम से, जो पेंशन पुलिस ने मारपीट करी वक्त साथ, कौन निकाल लेता है आपकी पेंशन को? अब मालिक जाने, ये तो मेरे पास ATM है, कहीं लगी नहीं रहा। अच्छा, पहले पेंशन निकालते थे वो ठीक है या ATM से ठीक है? नहीं, पहले वो ठीक है, वो ठीक है। कहीं लगी नहीं रहा, कोई
पता नहीं कौन सा ATM दे दिया। अब कितने दिन से पेंशन नहीं आई आपके? 6 महीने रह गए, साथ ही हैं सब, 6 महीने हो गए। नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं दीपा सिंह। एक बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट की डबल बेंच में लगाई गई याचिका वकील दीपकरण दलाल का बयान आया सामने। आपकी तरफ से लगाई गई हमने ये याचिका 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से डाली है, जिसमें हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर जो अभी पिछले दिनों हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2nd अमेंडमेंट पास किया गया, जिसके तहत स्कीम ऑफ रिजर्वेशन जो है वो हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट में बदली गई, जिसके तहत आज के दिन जितने भी पंचायत के ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के वार्ड्स हैं उनको ऑड और इवन नंबर में बांटा जाएगा। उस अमेंडमेंट के तहत इवन नंबर वार्ड्स पे सिर्फ महिलाएं, चाहे वो SC कैटेगरी से हो चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, वही लड़ पाएंगी। और इस एक्ट के मुताबिक ऑड नंबर वार्ड्स के ऊपर के अंदर सिर्फ वो व्यक्ति, पर्सन्स अदर देन वुमेन, यानी कि महिलाओं से अतिरिक्त लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। हमने हाईकोर्ट के अंदर ये दलील दी कि ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर के बेस पे है, आदमी और औरत में जो फर्क किया गया है, ये आर्टिकल 15 की एक वायलेशन है, जिसके तहत स्टेट का कोई भी कानून जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हमने अपनी याचिका में ये भी दलील दी है कि रिजर्वेशन जो है वो मिनिमम नंबर पे होती है। जो संविधान का चैप्टर 9 है, जिसके तहत पंचायतें आती हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन 1/3 नॉट लेस देन 1/3 वुमेन आर सीट्स आर टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। परंतु हरियाणा के अंदर क्या किया गया कि 50% रिजर्वेशन कर दी महिलाओं के लिए, परंतु जो जनरल और ओपन वार्ड्स हैं, जो ऑड नंबर वार्ड्स, यानी कि जो ऑड नंबर वार्ड्स जो जनरल और ओपन होते, उनके अंदर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। ये संवैधानिक तौर पे और हरियाणा पंचायती राज एक्ट के मुताबिक ये गलत है। हमने इस बात को कोर्ट के आगे रखा। कोर्ट ने हमारी बहस सुनकर, बात सुनकर, दलील सुनकर आज हमारी याचिका पे नोटिस किया और अब अगली तारीख पे जो होगा हम आपको बताएंगे। डबल बेंच में आपने हमारी तरफ से यही दलील रखी गई, जैसा मैंने बताया कि ऑड नंबर्ड वार्ड्स में, चाहे वो ओपन वार्ड्स हैं, जनरल वार्ड्स हैं, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो भी आदमी चुनाव लड़ने के काबिल है, जो भी चुनाव लड़ने की शर्तें को कंप्लीट करता है, वो कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किन्नर हो। हमने अपनी पिटीशन में ज्यादातर मेन बात महिलाओं को लेकर करी है और कोर्ट ने हमारी दलील सुनकर ये कहा कि हम इसको देखेंगे और उन्होंने अगली तारीख मुकर्रर कर दी, नोटिस कर दिया, नोटिस रिगार्डिंग स्टे ऑर्डर। तारीख कब किया? कोई तारीख अभी अब मैं कोर्ट की वेबसाइट की स्टेटस पे देख के आपको बता दूंगा, अभी अपडेट नहीं हुई है तारीख। तो आपको नहीं लगता कि पंचायत चुनाव पहले से ही लेट चल रहे हैं और ज्यादा लेट हो सकते हैं हियरिंग के चलते? कुछ ऐसा मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट की मर्जी है। हमने तो स्टे की मांग भी करी है और कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अगली तारीख पे क्या करती है हरियाणा सरकार को सुनने के बाद। जहां तक देरी की बात है वो बात आपकी सही है, परंतु जो इसके अंदर मुद्दा है महिला और पुरुष का, वो बहुत एक अहम मुद्दा है। आप सोचिए आज की 21वीं सदी में अगर महिला, चाहे कोई भी महिला हो, शिक्षित महिला हो, जो चुनाव लड़ने के लिए काबिल हो, सारी शर्तों को मंजूर करती है, वो महिला एक ओपन और जनरल वार्ड से चुनाव ना लड़ पाए आज के दिन में, क्या ये हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? आपने इसी पर मांग किया कि जब 50% आरक्षण लागू किया गया है? नहीं, हमने इस बात में मांगा है स्टे कि भाई महिलाओं को भी ओपन वार्ड और जनरल वार्ड, यानी जो ऑड नंबर्ड वार्ड है, उसमें महिला, चाहे वो SC हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो BC हो, वो चुनाव लड़ सके। उनके ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, जो कि इस एक्ट में आई है सामने हमारे।